नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। थीम नंबर 5 की डिस्कशन चल रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। कल के वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस फेस कर रहा था। आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि एक तरीके से इंडिया ने इन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो स्ट्रैटेजी क्या थी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि नेहरू ने उस समय प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन को अचीव करने के लिए अथॉरिटी को डेलीगेट किया और ये टास्क सबसे इम्पोर्टेंटली दो लोगों पे इंट्रस्ट किया। पहले बंदे थे सरदार पटेल और दूसरे बंदे थे वीपी मेनन। तो वीपी मेनन और सरदार पटेल के ऊपर एक बहुत बड़ा टास्क दिया गया। ये टास्क था इंडिया के नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव करने का और ये टास्क था कि प्रिंसली स्टेट्स को एक तरीके से ऑन बोर्ड ला के एक इंडिया के यूनियन को स्ट्रेंथन किया जाए। टास्क था कि लोगों को इमोशनली और साइकोलॉजिकली जोड़ा जाए। अब सरदार पटेल और वीपी मेनन को जब ये टास्क मिला तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि इन दोनों ने इस टास्क को एग्जीक्यूट कैसे किया। सबसे पहले सरदार पटेल और वीपी मेनन ने बैठ के आपस में एक डिस्कशन की। उन्होंने एक दूसरे से ये पूछा कि भाई बहुत सारे विभिन्न प्रकार के प्रिंसली स्टेट्स हैं, इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को हम लोग जोड़ें कैसे। हम लोग फोर्सेबली तो इनको एक्सेप्ट नहीं करवा सकते इंडिया के यूनियन को, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी ये बात बोली थी कि हम इनको ये ऑटोनॉमी इतनी भी नहीं दे सकते कि भाई ये इंडिपेंडेंस को असर्ट करें। हम ऑटोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देने के लिए रेडी थे, पर हम आपको इंडिपेंडेंस के साथ फ्लर्ट करने का अपॉर्चुनिटी देने के लिए रेडी नहीं थे। तो सरदार पटेल और वीपी मेनन ने आपस में डिस्कशन करके एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने बोला एक एक करके प्रिंसली स्टेट्स को लंच पे बुलाते हैं, लंच पे बुला के उनको परसुएड करते हैं और परसुएड करते हैं कि आप इंडियन यूनियन के हिस्से बन जाइए। कई केसेस में सरदार पटेल और वीपी मेनन ने प्रिंसली स्टेट के रूलर्स के साथ लंचेस किए। इन लंचेस करने का नतीजा कई केसेस में बड़ा पॉजिटिव भी निकला, क्योंकि जब प्रिंसली स्टेट के रूलर को परसुएड किया गया तो वो रूलर परसुएड हुआ और बिना किसी चिक चिक के वो रूलर ने इंडियन यूनियन का पार्ट बनने में मदद करी। पर कई बार दोस्तों ऐसा होता था कि कई प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को बुलाया जाता था लंच पे, और जब हम उनको परसुएड करते थे तो वो परसुएशन के दौरान परसुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनको लगता था कि नहीं, हम तो प्रिंसली स्टेट के महाराजा हैं, हम इंडियन यूनियन का पार्ट क्यों बने। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता था कि हम इंडियन यूनियन के साथ खेल सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता था कि भाई हम पीसफुली नहीं आना चाहते। इस केस में सरदार पटेल और वीपी मेनन के पास एक अप्रोच और भी थी। इफ़ द परसुएजन डिड नॉट वर्क ड्यूरिंग द लंच, उस टाइम पे परसुएजन के दौरान ही ये लोग एक छोटा सा थ्रेट भी देते थे। लेकिन थ्रेट पता है क्या था? थ्रेट ये होता था कि सरदार पटेल और वीपी मेनन प्रिंसली स्टेट के रूलर को ये बोलते थे कि भाई देखो, आप अगर एज अ रूलर मना कर रहे हो कि इंडिया के पार्ट नहीं बनोगे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भूलिएगा मत कि आप ही के प्रिंसली स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग हैं, वो नेशनल मूवमेंट में भाग ले चुके हैं और वो फ्रीडम के हिस्सेदार बन चुके हैं। और वो क्योंकि नेशनल मूवमेंट के स्टेक होल्डर्स थे और क्योंकि उस स्टेक होल्डरशिप से उन्होंने फ्रीडम को प्राप्त किया, तो कहीं ना कहीं ये रूल जो लोग हैं
अगर आप एक तरीके से इंडिया का पार्ट नहीं बनोगे, ये आर्ग्यूमेंट आपके लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस आर्ग्यूमेंट के तहत कहीं ऐसा ना हो कि जब आप वापस जाके अपने लोगों को ये बात बताएं कि हम सरदार पटेल और मेनन से मिल के आए थे और हमने उनको मना कर दिया कि हम इंडिया का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अराजकता फैलाएं, क्योंकि ये लोग एक तरीके से नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बन चुके थे। ये लोगों ने भारत की फ्रीडम पाने में भारत की मदद की है। आप इनके एस्पिरेशंस को सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों के लिए हैं, लोग आपके लिए नहीं हैं। तो हमने एक तरीके से उनको ये थ्रेट दिया, और वो थ्रेट कोई इंडिया की तरफ से थ्रेट नहीं था, हमने सिर्फ उनको ये जागरूक किया। वी ओनली मेड देम इन्फॉर्म्ड that if you happen to not accept the joining of your princely state with the Indian Union, then your people who have already participated in the national movement and have fought for the freedom of this country are likely to become rebellious, and they might resort to anarchy. And in that case, it will be very difficult even for you to convey to the people those reasons which have prevented you to join the Indian Union. तो कोई थ्रेट इंडिया ने प्रिंसली स्टेट्स को नहीं दिया दोस्तों। हमने सिर्फ उनको ये सच्चाई बताई कि देखिए आप अपने लोगों को कैसे फेस करेंगे, आप अपने लोगों को जाके ये बात कैसे बोलेंगे कि भाई हम जो है एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इंडियन यूनियन को। तो ये जो अनार्की का हमने एक थ्रेट उनको समझाया, कई केसेस में प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को घबराहट हुई और वो इस बात को मान गए। उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है कि कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि भाई हमारे खिलाफ ही रिबेलियन हो। तो वो भी एक अप्रोच काम आई। तो हमने दोस्तों एक तरीके से सिंपल सी चीज़ बोली कि जब भी ये प्रिंसली स्टेट के रूलर हमारे पास लंच खाने आते थे, हम इनको परसुएड यही करते थे कि देखिए नेशनल इंटीग्रेशन करना एक पैरामाउंट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है अभी हमारे लिए, और क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, आपको इंडियन यूनियन ज्वाइन करना होगा। आपका प्रिंसली स्टेट, उसका कल्चर, उसके लोग, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रिंसली स्टेट के लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक ऑटोनॉमी के डिमांड्स हैं, हम उसको डिस्कस करके एक्सेप्ट भी करेंगे। हम ये प्रॉमिस नहीं करते कि जो आप बोलेंगे वो एक्सेप्ट होगा, बट वी विल डिस्कस ईच डिमांड। हम इतने डेमोक्रेटिक हैं कि हम इस डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के तहत आपके बताए हुए कोई भी ऑटोनॉमी के डिमांड को बिना डिस्कस करे रिजेक्ट नहीं करेंगे। पर क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन पैरामाउंट है, हम ऑटोनॉमी देने के लिए भी तैयार हैं। इसके बाद भी अगर आप मना करते हैं तो फिर अराजकता को आप खुद ही झेलिएगा, फिर हमसे मदद मत मांगिएगा। अब इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो थे स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसके तहत होता है मर्जर। दोस्तों प्रिंसली स्टेट्स के सामने ये दो इंस्ट्रूमेंट्स ब्रिटिशर्स ने ही रखे थे, जिसमें से एक इंस्ट्रूमेंट था स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट एक साधारण लैंग्वेज में वो अग्रीमेंट था कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट है और वो ये चाहता है कि वो अभी एकदम से डिसीजन नहीं ले पा रहा कि वो इंडिया का या पाकिस्तान के डोमिनियन का पार्ट बने, और अगर उसको लगता है कि उसको टाइम चाहिए ये डिसीजन लेने में, तो वो रूलर उस स्टेट के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन कर सकता है। दोस्तों एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि एक प्रिंसली स्टेट के पास ये लिबर्टी है कि वो एक डोमिनियन ऑफ इंडिया या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन कर ले, किसी के एक के साथ, और उस समय में डिस्कशन के दौरान उसका मन बदल जाए और उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दूसरे स्टेट के साथ साइन कर ले।
तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, और ना ही ब्रिटिशर्स ने ऐसा कोई कंपल्शन कंसेप्चुअलाइज किया। ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट अगर एक ही स्टेट के साथ साइन करेंगे तो आपको उसी स्टेट के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना है, क्योंकि स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करके आप टाइम बाय कर रहे हैं, आप डिसीजन लेने के लिए सोचने का समय ले रहे हैं। हो सकता है कि उस सोच के दौरान आपका मन बदल जाए और आप बोलें कि नहीं, जिसके साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया था उसके साथ नहीं, बल्कि हम दूसरे के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे। पॉसिबिलिटी है, पर यह याद रखिएगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद ही प्रिंसली स्टेट का मर्जर होगा, और मर्जर के बाद ही कहलाया जाएगा कि एक तरीके से प्रिंसली स्टेट जो है वो इंटीग्रेट हुआ। तो ये याद रखिएगा कि मियरली साइनिंग अ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट इज नॉट अ मर्जर, बिकॉज मर्जर कैन ओनली हैपन आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज साइंड विच फैसिलिटेट्स द मर्जर। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे हमने, इन इंस्ट्रूमेंट्स के तहत हमने कोशिश ये करी कि भाई एक तरीके से प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को बताया कि भाई अब आप देख लो आपको क्या करना है, किसको कहाँ आना है, किसको आना है नहीं आना है, अगर आना है तो कैसे आना है, एट्सेट्रा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे हुआ क्या। बड़ी प्यारी चीज़ ये हुई कि जैसा मैंने आपको बताया कि कई प्रिंसली स्टेट के रूलर्स तो तुरंत मान गए। कई प्रिंसली स्टेट के रूलर्स ने बोला कि भाई हमको थोड़ी सी ऑटोनॉमी चाहिए। तो हमने कहा भैया आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे पास तैयार है, बैठो वहाँ पे डिबेट करो, डिस्कस करो, अपने पॉइंट्स रखो। तो कई प्रिंसली स्टेट के रूलर्स जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अकोमोडेट करके उनके डिमांड समझे गए, पूछे गए, और कई जगह पर ऑटोनॉमी भी दी गई। अब गवर्नमेंट को एक चीज़ और समझ आ गई कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के दौरान कि प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को कन्विंस करने के लिए एक आसान तरीका ये भी है कि उनको भरोसा दिलाया जाए कि जब वो भारत का पार्ट बनेंगे तो उनको निगलेक्ट नहीं किया जाएगा। इस दौरान इस नज़रिए को दिमाग में रखते हुए प्रिंसली स्टेट्स को मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी तो एक कॉन्सेप्ट अपनाया जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवी पर्स। मैं आपको बहुत साधारण लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और गारंटी देता हूँ कि आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवी पर्स दोस्तों ये था कि यदि कोई, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई प्रिंसली स्टेट का रूलर अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेता है और इंडिया के साथ मर्ज कर जाता है, तो उस मर्जर के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 291 के तहत एक तरीके से प्रिवी पर्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के तहत प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्रिवी पर्स एज अ कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल इफ यू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, नॉट द स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट नंबर 1। एंड अंडर आर्टिकल 291 प्रिवी पर्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। पर ये प्रिवी पर्स है क्या? तो भारत सरकार ने बोला कि भाई प्रिवी पर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कि एक प्रिंसली स्टेट के रूलर ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और वो भारत के साथ मर्ज कर गया, तो उसको मर्ज करने के बाद भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उस प्रिंसली स्टेट के रूलर को पैसे देगी। उस प्रिंसली स्टेट के रूलर के जो सक्सेसर्स भी होंगे उनको भी पैसा देगी। ये पैसा एक तरीके से उनको उनके दरबार कंडक्ट करने के लिए, रॉयल सेरेमनीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए, उनके भाई बहनों की शादियां कराने के लिए, इन सब के लिए दिया जाएगा। तो प्रिवी पर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि कहीं ना कहीं, ये पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है बट आप इसको समझिए, बड़ा आसान है, कि हम प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेते हैं तो आर्टिकल 291 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक प्रोविज़न दिया गया कि इन रूलर्स को पैसा दिया जाएगा ताकि ये रूलर्स अपनी सेरेमनीज़,
अपना ट्रेडिशन कंटिन्यू रख पाएँ। और सबसे इम्पोर्टेंट अब सुनिए कि 291 के तहत तो आर्टिकल के पैसा दिया जाएगा, लेकिन एक प्रोविज़न प्रिवी पर्स में और भी था कॉन्सेप्ट, और वो ये था कि आर्टिकल 362 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है टाइटल्स को भी रिकॉग्नाइज करेंगे। भाई प्रिंसली स्टेट में कहीं पर राजा थे तो कहीं महाराजा थे, तो अगर आपका कोई ऐसा टाइटल था, अब देखिए हमने अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में टाइटल्स को तो अबॉलिश कर दिया था, बट उसके बावजूद भी हमने एक एक्सेप्शन क्रिएट किया कि आर्टिकल 362 के तहत प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स हैं वो टाइटल्स को होल्ड करके कंटिन्यू कर सकते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो टाइटल्स के साथ कोई पावर और अथॉरिटी नहीं थी, वो सिंबॉलिक टाइटल थे। वो सिर्फ आपके ट्रेडिशन और कल्चर को रिगार्ड और रिस्पेक्ट करने के लिए थे। तो वो प्रोविज़न भी किया गया। और अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में जो आ रहा होगा कि जब मैंने ये बात बोली कि आर्टिकल 291 के तहत अपन लोग पैसे देंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो भाई डिसाइड कैसे करेंगे कि किस स्टेट, प्रिंसली स्टेट को कितना पैसा मिलना चाहिए? तो इसके लिए एक फॉर्मूला था, और फॉर्मूला बड़ा सिंपल था कि अमाउंट डिटरमिन होगा 2 क्राइटेरिया से। पहला क्राइटेरिया कि भाई वो स्टेट का रेवेन्यू ब्रिटिश के दौरान कितना था, कि ब्रिटिशर्स जब थे और वो प्रिंसली स्टेट का रिलेशन ब्रिटिश के साथ था, तो उस समय उस स्टेट का रेवेन्यू जनरेशन कितना होता था, और साथ में उस स्टेट का स्टेटस और इम्पोर्टेंस ब्रिटिश के दौरान कितना था। क्योंकि कई प्रिंसली स्टेट्स को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था, कई प्रिंसली स्टेट्स को एक नॉर्मल स्टेटस दिया जाता था। तो इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते कि इन प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को कितना अमाउंट दिया जाएगा। और ये याद रखिएगा दोस्तों कि जो मैंने आपको ये अमाउंट बताया, ये अमाउंट कोई मंथली नहीं था, ये एनुअल पेमेंट होनी थी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इन प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को। प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया कि 362 आर्टिकल के तहत इन लोगों को टाइटल्स भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रखने की पावर दी। पर टाइटल का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई अथॉरिटी एक तरीके से इनविसाज की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है दोस्तों कि जितना भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को दिया गया, ये सारा पैसा टैक्सेशन से एग्जेम्प्टेड था। तो कोई टैक्सेशन लॉ इनके ऊपर नहीं लगेगा। ये पैसा एक तरीके से प्रिंसली स्टेट का रूलर अपने ऊपर खर्चा करने के लिए, अपनी सेरेमनीज़ करने के लिए, अपने दरबार को लगाने के लिए यूज़ कर सकता है। प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को बहुत ऑटोनॉमी दी गई, और ऑटोनॉमी इस तहत तक दी गई कि कोई भी प्रिंसली स्टेट के रूलर को ये तक पावर था कि वो अगर उसका कोई फॉरेन डिग्निटरी दोस्त है और उसको वो होस्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। आज की डेट में फॉरेन डिग्निटरीज़ को होस्ट करने का पावर केवल और केवल यूनियन के पास है, लेकिन उस समय ये पावर दी गई प्रिंसली स्टेट के रूलर को कि भाई ब्रिटिश के दौरान अगर आपका कोई दोस्त किसी दूसरे कंट्री का रूलर है, आप उसको अपने प्रिंसली स्टेट के दरबार में होस्ट करना चाहते हैं तो कीजिए। तो आप सोचिए दोस्तों कि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन कितना इनहेरेंट था कि इतनी सारी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके हम लोग एक साथ चल रहे थे। अब एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है साथ में कि ये प्रिवी पर्स का जो कॉन्सेप्ट था ये कोई परमानेंट नहीं था। 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत जब नेशनलाइजेशन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तब प्रिवी पर्स को अबॉलिश कर दिया गया, और उसके बाद इनको ये पेमेंट्स देना बंद कर दी गई, और ये जो टाइटल रिकग्निशन था ये भी ख़त्म हो गया। क्योंकि 1971 तक कहीं ना कहीं एक ऐसा पूरे सोसाइटी में एक नैरेटिव फैलने लग गया था कि प्रिंसली स्टेट के रूलर जो हैं पब्लिक के पैसे पे कुछ ज़्यादा ही एंजॉयमेंट कर रहे हैं, और पब्लिक जो है बेचारी पिस रही है, क्योंकि राजा महाराजा के दरबार लग रहे थे और लोग भुखमरी से मर रहे थे, फैमिन से मर रहे थे। तो एक पॉपुलर सेंटीमेंट बन गया था कि भाई ये प्रिवी पर्स जो है एक तरीके का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, इसको बंद किया जाए। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत पार्लियामेंट में जो ये पास किया, उसके तहत प्रिवी पर्स को अबॉलिश कर दिया। तो आज की डेट में प्रिवी पर्स अब नहीं एग्जिस्ट करता। और पर आई होप कि आपको इस वीडियो के तहत ये क्लियर हो गया कि परसुएजन फॉलोड बाय अ वील्ड थ्रेट ऑफ अनार्की टू दैट ऑफ लंचेस
with paramount importance given to national integration, acceptance of demands for autonomy, and the concept of privy purse were India's strategies to ensure that we bring together the princely states, ensure national integration, psychological and emotional well being of our people. Thank you.